नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। दोस्तों, जिस तरह से देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो 12 साल से इस देश को अपने इशारों पे नचाते आए, तमाम एजेंसियां, तमाम संगठन और तमाम सरकारें जिनसे भयभीत रहती हैं और जिनके इशारों पे काम करती रही, आज वही अमित शाह और नरेंद्र मोदी संसद से छिपते फिर रहे थे। मॉनसून का पूरा सत्र जो है वो निकल गया और इन दोनों ने मॉनसून के सत्र में आके इस बात पे जवाब नहीं दिया कि दिल्ली में छात्रों पे जो बर्बर कार्रवाई हुई उसका जिम्मेदार कौन है। अमित शाह उसकी जिम्मेदारी लेने से बचते रहे और खाना पूर्ति करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति देके इस मॉनसून सेशन से निकल गए। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, ये बात यहां से चल के सड़क तक पहुंचेगी, क्योंकि ये लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि किस तरह 180 डिग्री ये सरकार का सारा नैरेटिव बदल गया और अब से 1-1.5 महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो बीजेपी जो दूसरे दलों को तोड़ के वहां के विधायक और सांसदों को अपनी पार्टी में ले आती है, एजेंसियों के डर से या धन बल से, वही बीजेपी इस तरह से देश की जनता से और संसद से बचती फिरे। आज इस चर्चा में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट श्री पंकज के सिंह जी। पंकज जी, स्वागत है आपका। तो पंकज जी, जिस तरह से ये सब गतिविधियां हुई और वक्त का पलटा एकदम पलट गया, लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो अमित शाह जो संसद में इतने आक्रामक रहते हैं, हर समय विपक्ष जो इतना कमजोर दिखाई देता है, वो इस छात्र आंदोलन के बाद एकदम पलट गया और अमित शाह जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहलाते थे, आज वो छुपते फिर रहे हैं। पंकज जी, थोड़ा विश्लेषण कीजिए। मनीष जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। दरअसल एक अपने यहाँ एक है ना कि संजीवनी बूटी बोलते हैं, जो जब प्राण की वो दिक्कतें होती हैं तो संजीवनी बूटी दी जाती है और वो अचानक आदमी स्फूर्ति में आ जाता है। और मुझे लगता है कि यही काम इस आंदोलन ने किया है, जो आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ। और उसके बाद अचानक आप ये देखिए कि तमाम विपक्ष के लोगों को एक इतना बड़ा मुद्दा हाथ लग गया, जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। समूचा देश इंतजार कर रहा है कि सरकार जवाब देगी और सरकार भाग रही है। और सरकार भाग रही है, ये नैरेटिव न सेट हो जाए, इसलिए अमित शाह क्या करते हैं, तो एक प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं। और वो प्रोपेगेंडा ये है कि उनको पता है कि अगले दिन संसद सत्र खत्म हो रहा है, तो एक दिन पहले वो 2 एजेंसी को बुला करके वो ये कहते हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अरे, जब जवाब देने के लिए आप तैयार हैं तो 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ था, पैलेट गन चले थे, उसके बर्बर कार्रवाई हुई, सिविलियंस में जाकर के जो आपके आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं वो छात्रों को पीट रहे थे। तो 20 जुलाई से लेकर के आज 13 अगस्त 14 अगस्त तक आप क्या कर रहे थे? आप कहां सोए थे? आप संसद परिसर में आ रहे थे तो सदन में क्यों नहीं आ रहे थे? आप सामना नहीं करना चाह रहे थे? विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे? दरअसल विपक्ष का सवाल नहीं है, वो देश के आम आवाम का सवाल है और उन सवालों से आप भाग नहीं सकते। और आप जो नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं, वो नैरेटिव आपका उल्टा पड़ेगा। जिस तरीके से आपने झारखंड में छात्रों को बिठाया, बंगाल से लोगों को, बच्चों को बुला बुला करके, पैसे दे करके, जो एक तरीके से आपने प्रोपेगेंडा खड़ा किया, वो देश जान चुका है। और तमाम देश के लोग इस बात को जानते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस जाल में बिल्कुल फंस चुके हैं और उनके पास कोई मुकम्मल जवाब नहीं है, इसलिए वो सदन में नहीं आ रहे थे। इसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है। मनीष जी, आप इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई, जिस प्रकार से पैलेट गन से हमला किया गया, जिस प्रकार से कीलें लगी हुई लाठियों का प्रयोग किया गया और जिस तरह से बच्चियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो हमारे आंख के सामने, आपके आंख के सामने वो घटना घटित हुई और उसको लेकर करके सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि सरकार को अब ये महसूस हो चला है कि ये छात्र, ये बच्चे, ये जनजी
ये जेन अल्फा अब मानने वाले नहीं है। अब वो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। जिस हिसाब से आप एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को डराते थे, धमकाते थे, जो कोई आपके खिलाफ बोलता था उनके यहाँ इनकम टैक्स भेज देते थे, उनका रेड करा देते थे, लोगों को उठा के बंद करा देते थे। अब इन बच्चों को आप सीबीआई का, आप ईडी का, आप इनकम टैक्स का डर नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई मामला आप लाद नहीं सकते। और यही वजह है कि सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है और सरकार बैकफुट पे है। पिछले 12 वर्षों का जो इनका कार्यकाल रहा है उसको आप देखेंगे तो यही पाएंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र को तार तार किया है, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है, जिस प्रकार से सरकार अपने इकबाल को बुलंद किया है, या यूं कहे कि तानाशाही प्रवृत्ति को लोकतंत्र के ऊपर थोपने का काम किया है, वो अब बस बहुत हो चुका है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी के लिए और अमित शाह के लिए और कठिन दिन आने वाले हैं। बेशक संसद का सत्र खत्म हो गया हो, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष आक्रामक है और खास करके राहुल गांधी जी विपक्ष के जो नेता हैं वो आक्रामक है, और कल ही हमने देखा कि उन्होंने कहा है कि हम इनको पागल बना देंगे। इसका मतलब यही है कि वो सवाल तब तक पूछेंगे जब तक उनका जवाब नहीं आ जाता, और इसलिए राहुल गांधी ये कहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है कि अमित शाह और मोदी जी भगौड़े हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं। आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर आपको ये हमारी चर्चा पसंद आ रही है तो आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि निरंतर हमारे मैसेज नए कार्यक्रमों के आप तक पहुंचते रहें। जी पंकज जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं इससे। विपक्ष में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है इस छात्र आंदोलन के बाद, और उस पूरे विपक्ष को भी राहुल गांधी जो है वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। जो देश के ताजा सर्वे आ रहे हैं उनमें भी ये पता लग रहा है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो बहुत बढ़ चुका है। और अगर आज कहें कि आज के दिन में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो भावी प्रधानमंत्री हैं इस देश के। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन और अन्य एजेंसीज को कैप्चर करके या उनके वोट इधर उधर नागरिकों के करके, और अब एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ये चाल में थे परिसीमन के बाद कि यही सत्ता में रहें जब तक रहें, वो इनका नैरेटिव पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। लेकिन आप देखिए पूरा विपक्ष छात्रों के साथ है और छात्र आज भी आंदोलित हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी छात्रों के साथ हैं। लेकिन उनका प्रमुख मुद्दा, क्योंकि यूपी में चुनाव भी है आप कहें अगर राजनीतिक रूप से, और दूसरी तरफ वो राम मंदिर चोरी के मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहते। और मैं ये मानता हूं कि छात्रों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और उसका जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन वैसे ही आम जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ जो राम मंदिर का मुद्दा था, जिसपे ये बीजेपी पिछले 30 वर्षों से अपनी राजनीति करती आई है, धर्म की राजनीति, तो आप ये देखिए कि वो राम मंदिर का मुद्दा भी आम जनमानस के अंदर कहीं बहुत गहरा उसने आघात पहुंचाया है, और अखिलेश यादव इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहते। जी पंकज जी, थोड़ा सा आप देखिए मनीष जी, डर तो इसी बात का है कि वो संसद में चंपत राय के बारे में क्या बोलेंगे। वो जितने संघ के पदाधिकारी वहां पे जिनको मोदी जी ने बिठाया था, वो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर प्रधानमंत्री ने गठित की थी, और वो अयोध्या जहां पे हर बार प्रधानमंत्री मोदी खुद जाकर के कभी उद्घाटन कर रहे हैं, कभी लोकार्पण कर रहे हैं, कभी किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, और वो तमाम मंडली जो इनके द्वारा बैठाई गई है, तो उस जवाबदेही से प्रधानमंत्री जी कैसे भाग सकते हैं। जो लोग, जो वहां पे अखाड़े, जो वहां पे साधु संत जो लड़ाई लड़े पिछले 500 वर्षों के बारे में कहा जा रहा है कि वो राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को, उस ट्रस्ट को, वहां के लोगों को दरकिनार करके एक नया ट्रस्ट बना करके अपने लोगों को बाहर से ला करके बिठाना, ये प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। तो प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते। और चंदा चोरी का मसला ऐसा मसला है जो आम गरीब लोग, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, ऐसे लोग जो जाते हैं और जिनकी आस्था है, और वो 10 रुपया 20 रुपया जाकर के वहां चढ़ाते हैं, और उन चढ़ावा चोरी का जो मसला है वो इस कदर है कि हर आदमी के आस्था से जुड़ा हुआ है। तो डर इसी बात का है कि अगर जो व्यक्ति जो ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि इतने लाखों लोगों ने दर्शन किए और हम
तमाम लोगों को अयोध्या घुमाने लेके जाएंगे, वही अयोध्या आज रामलला देखिए किस तरीके से इन लोगों को परेशान कर रहे हैं कि भाई आप कहते हैं कि जिस थाली में आप खाते हैं उसी में आप छेद भी होल भी करते हैं, और वही ये चरितार्थ कर रहे हैं। और ये तमाम इनके संघ के लोग, इनके विहिप के लोग, इनके तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं जो आरएसएस के जो अलग अलग विंग हैं, इनके लोग, इन तमाम लोग जुड़े हुए हैं वहां पे। और आज भी देखिए जो ड्रामेबाजी हो रही है, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, और आज भी ये अयोध्या के पत्रकारों से आप बात करेंगे तो यही कह रहे हैं कि आज भी सब कुछ चंपत राय ही निर्धारित कर रहे हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जो इनका दोहरा चरित्र है उसको लेकर के मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दर्शकों को याद होगा कि जब ओथ के बाद जब प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद की दहलीज पर पहुंचे तो किस प्रकार से उन्होंने संसद को नमन किया, और जब वो अंदर प्रवेश किए तो संविधान को लेकर के उन्होंने चूमा, और एक आम जनमानस में ये बात गई कि भाई देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो संसद की इतनी वो कर रहा है कि संसद एक मंदिर है और संविधान को इस तरीके से पूज रहा है जैसे कि एक ग्रंथ है। तो लोगों के यही सर उन्होंने राम मंदिर में भी झुकाया था और यही संसद में झुकाया था, और दोनों तरफ लूट हो गई। जी। तो लोगों को ये लगा कि भाई एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो संविधान को मानेगा अक्षरशः, एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो पार्लियामेंट को कभी भी उसकी अवहेलना नहीं करेगा। और ये देख लीजिए इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ सदन की, संसद की अवहेलना की है, न सिर्फ उस संविधान को ताड़ ताड़ किया है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको राइट देता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्ण, वहां इन्होंने देखिए क्या बर्बर कार्रवाई की। आप देखिए कि संसद का सत्र चल रहा है और वो बाहर इंस्टाग्राम पे वो बयान दे रहे हैं, मतलब संसद की अवहेलना कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं और प्रधानमंत्री जो करते हैं उसमें 180 डिग्री वाली जो आपने कहा ना, वो जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये जो दोहरा चरित्र है ये न सिर्फ मोदी जी का है, वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उजागर करता है। और यही एक कारण है जिससे आज आम आवाम इस सोशल मीडिया के दौर में, इस डिजिटल मीडिया के दौर में लोग समझ गए हैं, लोग जान गए हैं। और सरकार को, मोदी जी को और अमित शाह जी को नींद इसलिए नहीं आती है कि जब आम आवाम के पास सच्चाई पहुंच जाएगी, और पहुंच गई है, तो फिर अब उनके लिए रास्ता क्या है। तो जो भी नैरेटिव अब वो सेट कर रहे हैं वो ठीक उलट हो जा रहा है। और यही एक बड़ी वजह है जिससे सरकार घबराई हुई है, और संसद में इसलिए वो जवाब नहीं दे पाई। और आप देख लीजिए कि माथे पे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, कई स्टेट में चुनाव है जहां भाजपा सत्ता में है। और डर इस बात का है कि अगर उत्तर प्रदेश हाथ से चला गया तो निश्चित तौर पे 2029 में देश हाथ से चला जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एनडीए की सरकार अभी चल रही है, जो अन्य घटक दलों की सरकार चल रही है, अब देखना यह है कि इस तरीके से जब ये इन इश्यूज को और आगे विपक्ष के दल के लोग और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जो सीजेपी के लोग हैं, जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप हैं, वो इन सब इश्यूज को किस तरीके से सड़क पे, किस तरीके से आम आवाम के बीच में और ले जाने का काम करेंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। तब हमें ये देखना होगा कि इनके जो सहयोगी दल हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है या नीतीश कुमार की पार्टी है, इनका क्या स्टैंड होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आने वाले टाइम मोदी जी के लिए कोई आसान नहीं है, बहुत ही टफ टाइम। अंकल जी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। बस एक समाप्ति की ओर मैं आपसे बहुत एक संक्षेप में एक चीज और पूछना चाहूंगा। देश के सबसे जो शक्तिशाली दो व्यक्ति थे, नंबर 1 और नंबर 2, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और बीजेपी जो आरएसएस के सपोर्ट से हमेशा इलेक्शन को जीतती आई है। अब तो ये कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है इनको जिताने में। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह सभी संस्थाओं को इन्होंने कैप्चर कर रखा था और अब इक्वेशन पलट गई है, तो आने वाले दिनों में आप क्या भविष्य देखते हैं बीजेपी का और नंबर 1 और नंबर 2 का? जी पंकज। देखिए, आपने जिंजी आंदोलन के बाद आपने देखा कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी ने, उन्होंने एक डायलॉग शुरू किया और जिंजी से उन्होंने ये अपील की कि भाई संवाद जरूरी है। तो मतलब संघ के प्रमुख ये कह रहे हैं संवाद जरूरी है, और सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि पुलिस ने लाठीचार्ज तब किया जब छात्रों ने पुलिस के ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। अब ये सोचिए कि कितना बड़ा विरोधाभास इन दोनों लोगों के स्टेटमेंट में है।
और यही एक कारण है जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि सरकार को इस इश्यूज को लेकर के कुछ न बनते बन रहा है और न चुप होते बन रहा है, क्योंकि विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाइए कि अमित शाह और मोदी का क्या हाल है। वे सरकार और ये लोग ये बीच में फंस गए हैं और फंसे इस कदर हैं कि इनको इस इशू से छुटकारा किस तरीके से पाया जाए वो इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पहले इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया, तो जब प्रेशर ग्रुप ने प्रेशर क्रिएट किया या जब लगा कि मूवमेंट और खतरनाक हो सकता है तो उन्होंने इस्तीफा करा दिया। अब उससे पीछे वो हट नहीं सकते। और जब भागवत जी कह रहे हैं कि भाई जेनजी से डायलॉग करना चाहिए, मतलब संवाद स्थापित करिए, तो आप ये नकार नहीं सकते कि भाई आप कहां से आए हैं? आरएसएस से आए हैं। संघ कौन है? आपको गाइड करने वाला है, तो आप उनसे पीछे नहीं हट सकते। तो सवाल यही है कि जब छात्रों ने उकसाया या छात्रों ने ऐसे कार्रवाई कर दी पुलिस के ऊपर और आप कह रहे हैं कि आपके पास वीडियो है, तो आप जारी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जारी भी करेंगे तो फंसेगी सरकार। मतलब जवाबदेही अल्टीमेटली तय होना है अमित शाह के ऊपर। तो उस अमित शाह के ऊपर अगर एक तरीके का खतरा है और अमित शाह जो भी जवाब देते हैं उससे अमित शाह खुद फंसेंगे और उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। तो जब अमित शाह का इस्तीफा होगा तो नंबर किसका आगे? ऑब्वियसली मोदी जी का है। तो इस बात से मोदी जी और अमित शाह घबराए हुए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और इस मुद्दे से पीछा छुड़ाना सरकार के लिए आसान नहीं है। सरकार जो भी जवाब देगी उस पर चर्चा होगा, हम लोग भी चर्चा करेंगे और वो बात बहुत दूर तक जाएगी। और जब बात दूर तक जाएगी तो आम आवाम के बीच में जाएगी, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में चर्चा होगी और वो जो चर्चा होगी वो सरकार के लिए गले की फांस बनेगी। पंकज जी, बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने और इस मुद्दे पे रोशनी डाली। मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर आपको ये हमारी चर्चा पसंद आ रही है तो आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि निरंतर हमारे मैसेज नए कार्यक्रमों के आप तक पहुंचते रहें। पंकज जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रिहन और आप देख रहे थे व्यू पॉइंट।